हेलो क्लास 8th हिंदी वाले बच्चे, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम आपको पढ़ा रहे थे पेज नंबर 62, पेज नंबर 63, जब सिनेमा ने बोलना सीखा पार्ट 11 भाग 1। अब आपको पढ़ाएंगे इसी पार्ट के, यानी कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा पार्ट 11 के भाग 2। पेज नंबर है 64। कल हमने आपको यहाँ तक पढ़ाया था कि जब आपने ये पढ़ा कि इस फिल्म में नायिका थी जुबैदा खान और नायक थे विट्ठल, तो इन दोनों का तालमेल जो था बड़ा अच्छा रहा और इनके बारे में एक चर्चित, एक बहुत ही मशहूर किस्सा भी है। और जो आलम आरा के नायक थे, यानी कि एक्टर थे विट्ठल, उसको उर्दू बोलने में काफ़ी मुश्किलें सामने आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, उनको हीरो के लिए चुन लिया गया, मगर इसी कमी के कारण, यानी कि उर्दू अच्छी तरह से न बोल पाने की वजह से उन्हें हटाकर उनकी जगह महतूर को नायक बना दिया गया, उसको हीरो बना दिया गया महतूर। विट्ठल इससे नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा अदालत में दायर कर दिया कि भाई मुझे हटाकर किसी और को इन्होंने यहाँ पर, महबूब को, महतूर नहीं महबूब को चुन लिया गया नायक के लिए। इससे नाराज होकर विट्ठल ने याचिका दायर की, कहाँ, अदालत में, अपने हक को पाने के लिए। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब तक के मशहूर वकील हुआ करते थे, मोहम्मद अली जिन्ना। विट्ठल अंत में मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म, यानी आलम आरा के वो नायक बने सही रूप में, उनको हीरो के रूप में चुन लिया गया। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही, ये कामयाबी का सिलसिला उनके जीवन में आगे भी चलता रहा। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे, यानी हिंदी फिल्मों में भी और मराठी फिल्मों में भी एक बड़े पैमाने पर नायक, हीरो भी रहे, एक्टर भी रहे और स्टंटमैन और ख़तरनाक काम करने के स्टंटमैन के रूप में भी वो सक्रिय रहे, काम करते रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर वे ये सब के सब जो फिल्म उद्योग से जुड़े रहे और फिल्म इंडस्ट्री यानी फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने रहे। ये फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में प्रदर्शित की गई, इसको रिलीज किया गया। फिल्म 8 सप्ताह तक, यानी कि 8 हफ्तों तक हाउसफुल चलती रही, बनी रही और भीड़ इतनी उमड़ती रही इस फिल्म को देखने के लिए, पुलिस के लिए नियंत्रण कर पाना अत्यधिक मुश्किल हो जाता था। आलम आरा के बारे में बता रहा राइटर। समीक्षकों ने इसके बारे में, समीक्षा करने वाले, इसके बारे में रिसर्च करने वाले फिल्मकारों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए ये फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। पब्लिक के लिए, जनता के लिए एक बहुत ही बेजोड़ एक तजुर्बा था, एक्सपीरियंस था इस फिल्म को देखने में। ये फिल्म 10,000 फुट लंबी थी, इसकी लंबाई जो रील वगैरह होते थे इसमें, और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। उस समय कितनी मेहनत लगी होगी और कितना इसमें पैसा खर्च किया गया होगा। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, यानी कि बोलती फिल्मों में, ये पुराने ज़माने की जो हिस्ट्री है, महाभारत काल के ज़माने के समय में या रामायण काल के समय में, ठीक है, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं और अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुन लिया गया था। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी है, समाज के लिए बहुत ही अलग अलग सब्जेक्ट पर अलग अलग तौर तरीक़ों से फिल्में बनाई गई। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक फिल्में, यानी बोलती फिल्में, सिनेमा को ब्रिटिश प्रशंसकों ने, यानी उस ज़माने में अंग्रेज़ तारीफ करने वालों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। सवाक सिनेमा से आप ये समझिए, यानी कि बोलती फिल्म के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता, निर्देशक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आर्देशर एम ईरानी इतने विनम्र, बहुत ही शांत स्वभाव के थे। जब 1956 ईस्वी में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें इस फिल्म के लिए सम्मानित किया गया, अवार्ड से नवाजा गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता, यानी कि हिंदुस्तान में बोलती फिल्मों को पैदा करने वाला एक फादर के रूप में कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर यह कहा था,
मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इतना सम्मान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। तो इतनी बड़ी बात और इतने ऊंचे विचार एक बेहतर इंसान, एक नेक इंसान ही अपने देश के लिए कह सकता है। अब आ जाओ पेज नंबर 65 पर। जब ये तमाम बातें होने लगी, पहली बार सिनेमा ने जब बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हो गई। जाहिर सी बात है, किसी काम को करने के लिए पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। अब उन फिल्मों में डायलॉग का भी प्रचलन शुरू हो गया था। सिर्फ अभिनय से काम चलने वाला नहीं था, एक्टिंग से ही काम होने वाला नहीं था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। साइलेंस मूवी में पहलवान दिखने वाले लोग और ऊंचे भड़का ये क्या शरीर वाले लोग, ऊंचे, ठीक है ना, हट्टे कट्टे स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले ऐसे अभिनेताओं से उन साइलेंस मूवी में काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था, डायलॉग बोलना भी ज़रूरी था उनके लिए, और गायन की प्रतिभा की कदर भी होने लगी। तो गाने के जो काबिलियत थी उसकी भी लोग तारीफ करने लगे। इसलिए आलम आरा के बाद जब ये फिल्म प्रदर्शित हुई, इसके बाद आरंभिक सवाक फिल्में का दौर शुरू हुआ। बोलती फिल्में आराम आरा से शुरू होने लगी। आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे, जो गाने गाने वाले सिंगर भी थे और एक्टर भी थे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। हिंदी और उर्दू भाषाओं का आपस में उसकी अहमियत, लोगों ने उसका पहचाना, उसको जाना, उसकी खासियत बढ़ने लगी लोगों में। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हो गया। यानी कि शरीर ही नहीं, टेक्निक ही नहीं, उनमें लोगों के सामने जन प्रचलित बोल भाषा हिंदी और उर्दू को भी लोग अच्छी तरह से बोलने और समझने लगे। सिनेमा ज़्यादा देसी हो गया, लोग अच्छी तरह से उसको और पसंद करने लगे। एक तरह की नई आज़ादी थी। एक प्रकार से ऐसी फिल्मों को देखकर लोगों को एक नई सोच मिली, एक नया प्रेरणा मिली, जिससे आगे चलकर हमारे राइटर बता रहा है, कहानी लिखने वाला राइटर बता रहा है, हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब, हमारे हर रोज़ के जीवन में होने वाली वो हलचल, वो तमाम बातें फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा हमारे समाज में। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर में दर्शकों पर भी खूब बढ़ चढ़कर बोलने लगा था। उस ज़माने में जितने भी अभिनेता थे, यानी कि एक्टर, अभिनेत्री, एक्ट्रेस वगैरह, उनकी मशहूरियत भी लोगों के सामने दिखने लगी। धुंधरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय बनी हुई थी। यानी हर दौर में एक नया सिस्टम चला, एक नया तौर तरीका चला, और उसी दौर के स्टाइल को, उस प्रचलन को लोग उस दौर में काफ़ी सराहने लगे, उसकी तारीफ होने लगी। औरतें अपनी केस सज्जा, यानी स्त्रियां जो है अपने बालों की जो सजावट थी उसी तरह से कर रही थी जिस तरह से सुलोचना उस फिल्म में करती थी। आर्देशर एम ईरानी की फिल्मों में भारतीयों के अलावा, यानी आर्देशर एम ईरानी ने जितनी फिल्में बनाई उनमें भारतीय कलाकारों के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी बढ़ चढ़कर अभिनय किया। बहुत ही सुंदर उन्होंने एक्टिंग का प्रदर्शन किया। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा, जो आलम आरा 1931 में भारत में बनी थी सबसे पहले, वो भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा, पश्चिम एशिया में काफ़ी पसंद की गई। यानी इस फिल्म को दूसरे देशों में भी बहुत ही सराहा गया, इसकी तारीफ बहुत हुई। भारतीय सिनेमा के जनक, यानी कि इन फिल्मों को पैदा करने वाले भारत के जो फादर ऑफ फिल्म जिन्हें कहा जाता है, ठीक है ना, पफा विल्फ और सवा फिल्में, यानी बोलती हुई फिल्में, सिनेमा के जनक भारत में आर्देशर एम ईरानी की उपलब्धि, इसको बहुत ही बड़े पैमाने पर एक अचीवमेंट माना गया भारत में, उसको ही अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया दौर, एक नया युग शुरू हो गया था। इस कहानी को लिखने वाले राइटर लेखक का नाम है प्रदीप तिवारी जी। और यहाँ तक समाप्त होता है। इसके बाद आप इसे पढ़िए और इसको अच्छी तरह से समझते हुए रहिए। धन्यवाद।